Hello my dear friends, मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? Today again I am giving you one more video on wave optics, superposition principle, interference, और उसके पहले एक और very important चीज आपको बताऊंगा. And you know very well my dear friends, मेरे प्यारे बच्चों, hard work is very important in life, very very important, because hard work is like stairs and luck is like a lift. And you know very well, sometimes may the lift fail, but the stairs are always there to reach you to the top. तो मेरे बच्चों, हार्ड वर्क का साथ कभी मत छोड़ो. मेहनत करोगे तभी आपको याद रहेगा. बार बार लिखोगे, डेरिवेशंस करोगे, फार्मूले लिखोगे, तब आपको याद होगा. क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन के बाद फार्मूले बनाकर बार बार याद करना बहुत डिफिकल्ट है. तो आपको एक बार याद तो करने ही पड़ेंगे, और रोज करेंगे तो आ जाएगा. मेरे साथ आज मेरा प्यारा दोस्त है, आप जानते ही हैं इसे, गोकू. देखिए कितना प्यारा है. आज अच्छा, आज आपको मैं क्लियर कर ही देता हूँ कि एक्चुअली दीज गोकूज आर नॉट माइन. ये मेरे बेटे मनन बख्शी जो है उसके गोकू हैं. एंड मैं उसको बाद थैंक यू कहता हूँ कि वो मुझे अपने गोकू इस्तेमाल करने दे रहा है. इसलिए नहीं कि वो मेरे वीडियोस देखता है, क्योंकि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वो और उसके फ्रेंड्स पृथ्वी, ध्रुव, हर्षिल, रोशनी सोनी, अनुष्का रतलाम वाली, एंड एक और उसकी कोई सहेली है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो जिसका नाम शिवजी से आता है. तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं और अपना जीवन जीना चाहते हैं. तो मेरे वीडियो नहीं देखते क्योंकि मैं इनको जो पढ़ाता हूँ वो इनको पहले से ही आता है, और शायद मुझसे ज़्यादा आता है. पर ये गोकू गोहान मुझे यूज़ करने देते हैं. तो मैं आज मेरे बेटे मनन बख्शी को और उसके फ्रेंड्स को इसके लिए थैंक यू देता हूँ. वो इसको गिफ्ट भी देते रहते हैं. तो आज ये भी हमारे साथ पढ़ाई करेगा. देखिए आपको अच्छा लग रहा, ये देखिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क की बात मैंने की थी. एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट थिंग इज propagation of plane wavefront through a prism, through a convex lens and through a concave mirror. So इसके डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो मैं पहले आपको डायग्राम बताता हूँ. आप देखिए, propagation of wavefront through, मैं नंबर डाल के कर रहा हूँ, है ना. नंबर 1 आई एम टेकिंग ए प्रिज्म. इट मीन्स इफ ए प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट ऑन, किसके ऊपर इंसिडेंट करें प्लेन वेवफ्रंट, हम प्रिज्म पे, तो वो कैसे बिहेव करेगा. तो ये देखिए आप, वी नीड ओनली डायग्राम प्यारे बच्चों. सो दिस इज सपोज ए प्लेन वेवफ्रंट वी आर इंसिडेंटिंग हियर. ये देखिए W1, W2, okay, and you know very well each and every wavefront has rays, and rays they carries energy of the wavefront, और रेज जो होती हैं दे आर नॉर्मल. तो हम इस पे नॉर्मल डाल रहे हैं. देखिए ये नॉर्मल डाला मैंने. एक ये भी है. अब क्या होगा, ये रे कहाँ जाएगी आप खुद ही देख रहे हैं कि जब तक ये यहाँ पहुंचेगी, ये वाली W2, तब तक ये आगे चली जाएगी. वाई? बिकॉज it is moving in air and it is moving in glass, so in glass speed is less, so it takes more time to reach here, और ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी. तो जब तक ये यहाँ पहुंचेगी तब तक ये वाली यहाँ पहुंच जाएगी. तो हमारी वेव फ्रंट ऐसी हो जाएगी. ये देखो, W1 dash, W2 dash. So this is my incident wavefront and this is my refracted wavefront. इसका कई बार ऐसे भी डायग्राम बनाते हैं बच्चे. देखो
कितना बढ़िया है, ये देखना है, बस यू विल गेट फुल मार्क्स। आपको फिर क्लियर कर दूं क्यों ऐसा हुआ है कि when W2 reach to W2 dash in the same time W1 move to W1 dash, this distance is more than this distance because this is glass and here it is moving in air and in air speed is more और यहाँ speed कम है इसलिए ये कम distance cover करेगा। So incident wavefront and this is refracted। आप चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ इनका incident wavefront and I am taking plane wavefront। तो आप प्लेन लो या कोई भी लो, वेव फ्रंट तो कुछ भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। करेक्ट? ओको जी आया आपको समझ में? आ गया? ओके गुड। नाउ द सेकेंड वी आर टेकिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लिया मैंने? कॉन्वेक्स लेंस लिया एंड नाउ आई एम इंसिडेंटिंग प्लेन वेव फ्रंट on that. So secondly I am taking now convex lens and convex lens आपको पता ही होगा ऐसा होता है, ये thin from the sides and middle में मोटा होता है, thick होता है। तो ये principal axis है and then I need one plane wave front। तो plane wave front ले रहा हूँ, यहाँ टच कर देता हूँ ये W1 W2 और ये पॉइंट को W मान लिया। नाउ फ्रॉम हियर रेज आर देयर, ये रेज जाएंगी, यहाँ से भी रेज आएगी, यहाँ से भी रेज आएगी। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, W1 moves in air, W2 moves in air, but W is moving here in the glass. So as soon as this W reach here at W dash, ये लोग आगे पहुंच जाएंगे, यानी W1 dash यहाँ आ जाएगा and W2 dash यहाँ। Why? Because it is propagating in glass and these are propagating in, इसके अंदर आपको पता है एयर, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, दे कवर मोर डिस्टेंस एंड इट कवर्स लेस डिस्टेंस। तो इसको कंप्लीट करते हैं हम। तो ये देखो ये क्या बन गई, हो W1 dash, W dash and W2 dash, it is our another wave front। और ये कैसी हो रही है, ये डाइवर्ज नहीं हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन रही, राइट? नाउ द थर्ड वन I am going to give you is concave mirror। आप देख रहे हैं मैं जो रियल चीजें उन्हीं को कर रहा हूँ। अच्छा मैं फैन चला लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है, थोड़ी आवाज आएगी आपको, आई एम सॉरी। सो थर्ड इज concave mirror, ठीक है बच्चों? एंड concave mirror यू नो वेरी वेल, इट मेक्स ए रियल इमेज। ये देखिए, तो ये प्लेन वेव फ्रंट है। So from the plane wavefront, this ray is moving, this ray is also there। तीन रे लेते हैं, चलो एक और ये भी रे, and now they reflect होके आएंगी and here there is a cave, यहाँ बल्जिंग आउट सरफेस है, बल्जिंग इन, यानी यहाँ पर गैप ज़्यादा है, यहाँ गैप कम है। तो ये वाली लाइट पहले आ जाएगी, ये भी पहले आ जाएगी, ये लेट आएगी थोड़ी। तो ये यहाँ से आ रही है, जब तक ये यहाँ आएगी तब तक ये वाली लाइट यहाँ आ चुकी होगी और ये भी यहाँ आ चुकी होगी। तो यहाँ अगेन क्या बनेगा देखो आप, ये देखो, it reach here, it reach here, right? So again we have a converging wave front। इसका एक डायग्राम और बताता हूँ जो बहुत इजी है, बच्चे यही बनाते हैं एग्जाम में, और आप भी बनाएंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये और ये है ना, वो लेंस का भी ऐसे ही था,
और मैंने आपको बताया नहीं, लेंस में भी ऐसे ही कर सकते थे, दिस एंड दिस, ये बिल्कुल करेक्ट। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस नाउ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट। ये मैंने पिछले लेक्चर में छूट गया था क्योंकि वो लेक्चर लंबा हो गया था शायद। Now, there is a very special phenomena, interference. Due to that, intensity of light increases and decreases. But in interference is due to the superposition principle. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एग्जाम में नहीं आता, पर आपको समझना जरूरी है। और मुझे जहाँ तक याद है, यू नो वेरी वेल, इन क्लास 11th यू स्टडीड दैट, जब हमने साउंड पढ़ा था या वेव्स एंड ऑसिलेशंस पढ़े थे, उस समय हमने इसको स्टडी किया था। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? Actually, when number of waves they propagates in a medium, so they try to vibrate the particle of the medium with their own displacement. So particle vibrates with the displacement of each and every wave, and a resultant wave is formed, and that resultant wave is due to the superposition principle. And displacement of that resultant wave is the vector sum of or algebraic sum of displacement of all the waves. जैसे कि कहते हैं ना कि तुम ये करो, तुम ये करो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम क्या करें? तो हमको एक रिजल्टेंट काम करने लग जाते हैं। वैसे इंसान तो ऐसा नहीं करता, लेकिन पार्टिकल ऐसा करता है कि सपोज ए पार्टिकल इज हियर एंड ए वेव रीच हियर विद डिस्प्लेसमेंट y1, एक दूसरी आई y2, तीसरी आई y3 and or I yn suppose, and they all try to vibrate the particle. कि पार्टिकल को बोला भाई तू वाइब्रेट हो, तू ऐसे नाच, तू ऐसे नाच, तू ऐसे नाच, ऐसे नाच, तो वो हर तरह से नाचेगा। अब जब वो हर तरह से नाचेगा तो क्या होगा? एक नया ही डांस आ जाएगा और एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। कौन सी वेव? फ्यूजन कहते हो ना आप लोग, फ्यूजन डांस हो जाएगा। ओके, तो मैं एक बार लिखता हूँ, देखिए कि व्हेन two or more waves simultaneously propagates in a medium, then the particle vibrates, then the particle vibrates with the displacement of, यानी एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो, और एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, पर मैं बता रहा हूँ, with the displacement of each wave. So a resultant wave is formed. फ्यूजन डांस, नया डांस हो जाता है कि मम्मी कह रही है हिप हॉप करो, पापा जी कह रहे हैं कथक करो, दादी जी कह रही हैं कौन सा कुचिपुड़ी करो, भरतनाट्यम करो। ठीक है, तो नया डांस पैदा हो जाता है। सो ए रिजल्टेंट वेव इज फॉर्म एंड द डिस्प्लेसमेंट of the resultant wave, the displacement of the resultant wave is y is equal to y1 plus y2 plus yn. This is called सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये पूछते नहीं है यार बच्चों, फिर भी बताना मेरा फर्ज था आपको, फिर से बता रहा हूँ। देखिए आप, when two or more waves, कम से कम दो होनी चाहिए है, एक से नहीं, when two or more waves simultaneously propagates in a medium, then the अरे हाँ गोकू जी, देख लिया मैंने, पार्टिकल की स्पेलिंग गलत लिखी है ना। then the particle vibrates with the displacement of each wave. So a resultant wave is formed and the displacement of the resultant wave is
the vector sum of y is equal to y1 plus y2 plus yn, and this is called superposition principle. तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये होता है कि at some places intensity becomes maximum and at some other places intensity becomes minimum. यानी इंटरफेरेंस, अरे इंटरफेरेंस होता है. इंटरफेरेंस इज एक्चुअली shown by all the waves, light waves, sound waves, acoustic, water, surface of water waves या surface water waves और matter waves, ये सारी waves जो हैं they shows interference. और इंटरफेरेंस की वजह से ही आप जानते हैं साउंड इज मैक्सिमम और मिनिमम. बीट आती है, आपने देखा होगा, दैट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन. आप डांस करते हैं ना, ढक 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 ढक, साउंड मैक्सिमम होता है और फिर जीरो होता है, मैक्सिमम होता है और जीरो होता है. एंड ऑल्सो ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो एक इंटरफेरेंस का पार्ट है, उससे हम नॉइज पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होते हैं, उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और करते हैं हम लोग. इंडस्ट्रियल साउंड पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल साउंड पोल्यूशन को हम मिनिमम करने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज नाउ इंटरफेरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट हैपन्स ड्यू टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब दो वेव्स हैं, मिनिमम दो, तब हमारे पास एक इंटरफेरेंस नाम की चीज होती है, इंटरफेरेंस. And actually we are studying here interference of light. Okay, so when two or more waves propagating simultaneously, एक साथ, ऐसा नहीं कि एक अभी आ गई और एक बाद में आ गई, in a medium, then on account of superposition principle, on account of superposition principle, the intensity of light becomes maximum at some region and minimum in some region. This phenomenon is called इंटरफेरेंस. बहुत बढ़िया चीज लिखी मैंने. या मैं एक और आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिख के बताता हूँ, तो शायद आपको लगे कि हाँ ये भी अच्छी है. ये है द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ light energy in a medium on account of superposition of waves is called इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. है ना बढ़िया डेफिनेशन, फिर से दिखा रहा हूँ, आप भी देख ले भाई साहब. भूपू जी, इनको भी जरा समझते कर दे. ये देखो आप, when two or more waves propagating simultaneously in a medium, then on account of superposition principle, the intensity of light becomes maximum at some region. दिख रहा है ना? Intensity of light becomes maximum at some region or in some region, in भी कर सकते हो, and minimum in some region. This phenomena is called interference. और
The redistribution of light energy in a medium on account of superposition principle is called interference. ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है. ये redistribution of light energy है. And how many types of interference we have. अच्छा, इंटरफेरेंस का कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या बताएंगे? बड़ा इजी एग्जाम्पल है. द इंटरफेरेंस इन अवर जनरल डे टू डे लाइफ इज द कलर ऑफ सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म किसका? कलर ऑफ सरफेस ऑयल फिल्म ऑन वाटर, इट शोज डिफरेंट कलर. ऑल्सो इफ यू हैव सोप बबल, बच्चों ने उड़ाया होगा ना, ऐसे करके आप फुला के भेजते थे. वो बच्चों का एक खिलौना आता है, उससे स्फीयरिकल बबल बनते हैं, स्फीयर के साबुन के बुलबुले. उन बुलबुलों में बहुत ही बेहतरीन तरीके के कलर्स दिखाई देते हैं. एंड दोज कलर्स आर ड्यू टू द इंटरफेरेंस. अभी तक पता नहीं था, देखो पता लग गया आपको. नाउ द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस और काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस. सो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस. तो इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है ये दिखाता हूँ आपको. पहले ये देखिए, पहले एक वेव ले ली मैंने. ये this is first wave whose displacement is y1, and now I am taking second wave. ये second wave ले ली, and suppose its displacement is y2. Now what happens here? This is the crest of first wave, crest of second wave, trough of first wave, trough of another wave. crest और trough आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बता रहा हूँ. Crest is the position of maximum displacement in positive direction, and trough is the position of maximum displacement in negative direction. ये थोड़ा दिख नहीं रहा ढंग से, देखो अब दिख रहा है. हाँ ठीक है, राइट. तो अब क्रस्ट से मीट हो रहा है, तो ये ऊपर उछल रहा है और ये इसको और ऊपर उछाल रहा है. मतलब आप उछल रहे हो और आपको कोई और उछाल रहा है, तो आप और ऊपर हो जाओगे. या आप नीचे जा रहे हो और कोई और नीचे दबा रहा है आपको, तो आप और नीचे हो जाओगे. यानी जो नई वेव बनेगी वो कैसी बनेगी? नई वेव इन दोनों के एडिशन से, यानी इतना और इतना. तो दिस इज अवर न्यू वेव. ये है रिजल्टेंट वेव. कौन सी वेव है ये? रिजल्टेंट वेव. और इसका डिस्प्लेसमेंट y होगा, एंड इट इज इक्वल टू y1 प्लस y2. ऐड हो गया. देखो बड़ी वेव बनी, इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई एंड इंटेंसिटी मिनिमम. एंड दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये फर्स्ट है मेरा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यानी जीवन में हमें कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. कोई चीज़ कम नहीं करनी है, हमें क्या करनी है जीवन में? इंक्रीज करना है. तो कंस्ट्रक्टिव कब होगा? when crust of one wave falls on the crust of another and trough of one wave falls on the trough of another wave, then resultant intensity increases, and this is called कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या कहेंगे बच्चों इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एक बार मैं यहाँ चेक करूँ, मुझे कुछ कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है क्या? ठीक है. तो डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं. when crest of one wave falls on the crest of another wave and trough of one wave falls on trough of another wave, then resultant intensity
कैन बी यार, बार बार ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी becomes maximum. This is called constructive interference. फिर से बता रहा हूँ बच्चों, देखिए, when crust of one wave falls on the crust of another wave and trough of one wave falls on the trough of another wave, then resultant intensity becomes maximum and this is called constructive interference. अगर आपको नहीं आ रहा हो तो बता दूं, ये क्रस्ट होते हैं ना, और ये दोनों ट्रफ है। ट्रफ यानी गर्त और क्रस्ट यानी श्रृंग या शिखर, ऊपर की तरफ। इसी का एक भाई होता है दूसरा, और वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव, कंस की जगह, कंस नहीं है ये, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि नाउ द क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर वेव। यानी एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा उसको नीचे खींच रहा है। देखो, एक वेव ऊपर जा रही है बेचारी, y1, और सेकंड कहाँ आ रही है? सेकंड नीचे है, ये देखो y2। नाउ व्हाट हैपन्स, ये क्रस्ट है एंड दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ। इट मीन्स ये ऊपर जा रहा है और ये उसको है वो नीचे खींच रही है। इट मीन्स नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मतलब y1 माइनस y2, तो छोटी सी वेव बनेगी, ये मरियल सी वेव बनेगी। y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2 आएगा। और अगर ये दोनों वेव सेम होती तो नई वेव बनती ही नहीं। कैसे? ये देखो, ये भी इतनी बड़ी है और ये भी इतनी बड़ी है, तो नई वेव बनेगी नहीं, यानी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, नई वेव बनेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या हुआ, ठीक करते हैं, देखो। व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन दी, हाँ यही ठीक करूँगा मैं, ऑन दी ट्रफ of another wave and vice versa करता, and vice versa, then क्या होगा भाई, then ये लिखा ही है, then resultant intensity becomes minimum। क्या हो गई? minimum, and this is called destructive interference। कैसा लगा प्यारे बच्चों? तो देखो, when crust of one wave falls on the trough of another wave, and vice versa, then resultant intensity becomes minimum, and this is called destructive interference। First wave, second wave, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे है और इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे, तो छोटी वेव बनी, एंड दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के दो टाइप्स आपको बता दिए मैंने। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये कैसे होता है और इसको किसने प्रूव करके बताया। तो दैट वाज एक्चुअली प्रूव बाय इन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय यंग्स, मिस्टर थॉमस यंग ने किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ टाइम्स इट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो वो हम लोग इसके बाद अब नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हमारे गोकू जी, आपको समझ में आया? तो वो बोल रहा है मुझे समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बी केयरफुल। अच्छा खाना खाएं, माँ बाप को प्यार दें, प्यार लें, दोस्तों से भी बात करें। पबजी खेले पर इतना मत खेलो कि बाद में सब्जी बेचना पड़े, कुछ कर नहीं पाओगे जीवन में। तो वीडियो गेम खेलना अच्छी बात है,
लेकिन उसके लिए टाइम लिमिट होनी चाहिए। आप एक टाइम बनाएं, रात को ना खेलें। आप अपना कीमती समय खराब कर रहे हैं अभी मजाक में, मजे में। बाद में आपको समझ में आएगा कि आपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की, क्योंकि तब आपके पास सिर्फ वीडियो गेम खेलने का ही समय रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई काम देगा नहीं। तो माँ बाप और टीचर्स अभी आपको समझा रहे हैं कि पढ़ लें, क्योंकि अभी आपका पढ़ने का समय है, और मज़े भी करें, लेकिन आधा घंटा पढ़ें और 4 घंटे खेलें, तो आपको क्या हासिल होगा। तो प्यारे बच्चों, मेरी इस बातों को ध्यान रखिए। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।